हेलो दोस्तों, ये आपका सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस जो पीआरटी पीआरटी नहीं टी सीटेट का सेकंड पेपर जो है, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का ये दोस्तों, ये 2021 का। ठीक है। कह रहे चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और चोल कांस्य प्रतिमा देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों के लिए भी थी। दोस्तों, इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो द्रविड़ शैली के मंदिरों को निर्माण के लिए चोल शासकों का विशेष योगदान रहा है। और चोल कालीन मंदिरों में तंजौर का एक बृहदीश्वर मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। और चोल धार्मिक जो जो मंदिर है वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे उस समय पे। यहाँ पर देवी देवताओं की काफी मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी चोल काल के समय में। और कुछ मूर्तियाँ ऐसे भी प्राप्त हुई थी जो भक्तों के लिए थी। ठीक है। तंजौर क्या है, विदेश्वरी मंदिर जो देखने में को मिलता है, ये इसका उदाहरण है। और मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों और दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो ये हमारे दोनों कथन सही हैं। ठीक है। परंतु एक ही जो सही व्याख्या बी नहीं करता। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों उसका? बी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेदभाव पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी थी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। देखो दोस्तों, तारीख मतलब क्या है? तारीख का बहुवचन नहीं होता ये तारीख। इसके मतलब जो कवि और दरबारियों ने जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, घटनाओं का वर्णन करते थे इसके अंदर। ठीक है। आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे, उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक है। तो ए सही, इसका बी गलत है। तो ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सी। अगला जो है, रजिया अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने जैसे लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें जो रजिया ने अपने जो अभिलेख या सिक्कों पर अंकित करवाया था, रजिया तुम इसकी बेटी थी। और रानी रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश से रिलेटेड हैं, वे अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ये पहला ऑप्शन सही है। और यानी पुरुषों का नाम लिखवा कर ना रुद्रमा देवी थी, ध्यान रखना, रजिया नहीं थी, यानी पहला गलत है। और जो सामाजिक भेदभाव को आधार पर बनाकर ये तर्क दिया था बिल्कुल ये सही था। ठीक है। अगला जो हमारा यानी कि जो ऑप्शन आएगा हमारा, इसका डी आएगा, पहला गलत दूसरा सही। अब क्या रखा है औपनिवेशिक, एक मिनट में यहाँ पर आएगा। कह रखा अकबर और जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचारों पर शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े कुछ हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो कि विद्वान, धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोनों सही हैं। ए स्पष्टीकरण दूसरे का है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या है कि अकबर अपनी रुचि के और विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाज में थे। और वह फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी उन्होंने। और इबादत खाना में विचार विमर्श करके अकबर ने अपनी समझ से विद्वानों, धार्मिक रीति और मत मत आधारता पर बल देते थे, और अक्सर वो कट्टर होते थे। शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करते थे। कह रहे दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबंद समाज ज़्यादा सरल हो गया था। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो दोस्तों, एक और दो जो दोनों सही हैं। एक स्पष्टीकरण दो की, या दोनों सही हैं, एक स्पष्टीकरण नहीं करता भी दो की। एक सही है, दोनों गलत है, एक गलत है, दूसरा सही। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों डी आएगा, क्योंकि जो दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबंद ज़्यादा समाज जटिल हो गया था। ठीक है।
सरल नहीं हो गया था, वो जटिल हो गया था। इसमें पहली लाइन इसलिए गलत है हमारी। अगला जो क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। दूसरे में ये कह रखा है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। और बहादुर शाह जफर ने 1857 बगावत को अपना समर्थन देने के लिए फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बागवतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन आएगा। दोनों ही सही है और ये दोनों आपस दूसरे में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें दोस्तों गलत यही है हमारा, बी ऑप्शन है। प्रातः समाज के केवल हिंदू ग्रंथों पर स्पर्श विचार विमर्श किया, जबकि इसमें यह प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, 1867 में की थी, यानी 1867 में। और ये इनका उद्देश्य था एकेश्वरवाद और समाज सुधार था। ठीक है, विधवा विवाह का प्रचार भी इन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार किया था। और प्रार्थना समाज ने हिंदू इस्लाम ईसाई सिख ग्रंथों पर विचार किया था, सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। पंडिता रमाबाई फुले ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों के नए कानून बनवाने में मदद मिली। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ये तो आपको पता ही होगा, तेलंगाना हमारा किसका राज्य था? ये 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को, और वो भी किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से। ये बी ऑप्शन आएगा इसका, ये आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, जिसे तेलंगाना कहा गया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र के संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण से समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। AC, ABC, AB, BC। इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, AC आएगा, A और C। ठीक है, अगला जो है हमारा, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, ध्यान रखना, लोकतंत्र का, जो पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करता है। 40 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण है यानी जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? ये सारे उदाहरण है दोस्तों। लिपस्टिक के विज्ञापन पर महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ जाना, और चौथा चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। ये सारे हैं। बाकी स्पोर्ट्स के जूते विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है, ये नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एबल तमसान ने 1642 में और कप्तान कुक ने 1769 में ये खोज की थी। और इसके टोटल 22 देश हैं इस महाद्वीप में। और ऑस्ट्रेलिया मूल निवासियों को हम एम्ब्रोजिन्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः पर्वत जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं तो वो क्या होता है, जब भी हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह होते हैं और वो आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, वो सारे सौरमंडल में आते हैं, सौरमंडल का समूह होते हैं। और जैसे हम सूर्य के दूर दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है।
और सूर्य से दूर के आधार पर ग्रहों का क्रम भी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये सारी चीज़ होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या क्या हो सकता था। तो दोस्तों इसमें ये हो सकता है, पृथ्वी अक्सर पांचवा इससे बड़ा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, जो हमारे सौरमंडल में, और ये 23.5 डिग्री से अक्ष पर झुकी हुई है। और जो हमारा पृथ्वी यदि अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ये प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिली जाती और साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो इसका ये सी ऑप्शन आएगा इसका, यानी कि सी भी है और ए भी है इसका, यानी कि ये आएगा हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा सी ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्या रखा है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में ABC, इस मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, शरद ऋतु को उन्होंने बोला है। और अगला इसमें जो ऑप्शन है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं, यह मानसून आने से और आगे तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन है इसका, ABC सभी गलत है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट, शरद ऋतु जो है मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, और इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और चक्रवातों से पहले पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम तटीय क्षेत्रों में गुजरात में काफ़ी हानि होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध वर्षा ऋतु में पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के से स्थल की ओर बहती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारे सुंदरवन डेल्टा का सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर इसका निर्माण करती हैं। ठीक है, यह बांग्लादेश में स्थित है, और इसी डेल्टा पर सुंदरी नाम का एक वृक्ष भी पाया जाता है, इसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, और जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी ये बड़ा है क्षेत्र है। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों AB के आधार पर हमें वायुमंडल परत की पहचान करनी है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत के में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, यह हमारा मध्य मंडल है, यानी ए ऑप्शन है इसका, क्योंकि वायुमंडल की तीसरी परत होती है और इसमें यह मध्य में अवस्थित होती है। इसकी धरती से ऊंचाई 85 किलोमीटर है और मध्य मंडल संताप मंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। ठीक है, और अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर ही जल जाते हैं और मध्य मंडल की तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। अगला जो है, आपतन का संबंध क्या है। आपतन का संबंध क्या होता है कि जो सूर्य के तरंगों के रूप में विसर्जित होता है प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा आपतन कहलाती है। ठीक है, तो ये सूर्य की ऊर्जा के साथ होता है, पहला ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि सूर्य के केंद्रीय भाग में निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। आपतन को ही हम सूर्यताप भी कहते हैं, सूर्य की ऊर्जा भी, ध्यान रखना चीज़ को। अब हमें बताना है, निम्नलिखित में मिलान करना है कौन सा ये सही है कौन सा नहीं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो शंकुधारी जो वन है वो एकदम नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। अब भूमध्य सागर हमारा जो महाद्वीपों का पश्चिमी और एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो हमारे दृढ़ कास्ट वाले वृक्ष होते हैं, और शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं वो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है। तो पहले का तो हमारा आया थर्ड और डी का आया फर्स्ट। पहले का थर्ड यानी ए का थर्ड इसमें है, इसमें है,
यानी सी और डी तो बी और ऑप्शन दोनों खत्म, सी और बी, ए थर्ड ए थर्ड। अब मैंने आपको बताया पहले का क्या है हमारा फोर्थ, पहले सॉरी डी का हमारा फर्स्ट, तो डी में इसमें फर्स्ट है, डी इसमें फर्स्ट है, इसमें भी सही है। अब बचा बी और सी। अभी मैंने आपको बताया कि भूमध्य सागर वनस्पति हमारा क्या होता है, महाद्वीपीय होगा, यानी कि बी का फोर्थ, बी का फोर्थ किसमें है, इसमें है, यानी कि डी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या रखा है, दिए गए कथनों पर उचित विकल्प चयन करें। सहारा रेगिस्तान समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा का गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ए सही बी गलत, या ए गलत बी सही। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों इसका ए आएगा, दोनों ही ये दोनों सही हैं कथन, क्योंकि ये सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हमारे भारत में थार है, जो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये अफ्रीका में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति में से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों सी सही है, तीनों ही सही है इसका। डॉल्फिन हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लेट निस्टा गैगरी का नाम है, ध्यान रखना। ये डॉल्फिन मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के गंगा और ब्रह्मपुत्र अवलवणीय जल में पाई जाती है। और जो इसकी उपस्थिति होती है डॉल्फिन की, ये नदी या समुद्र में जल की शुद्धता का पता चलता है। और डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है, ध्यान रखना। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किस का मिश्रण है, मीथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये हमारा मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संसाधन के बारे में ए बी पर विचार करना है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ये सी ऑप्शन आएगा, ए सही, ए गलत है और बी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत की समूह की पहचान करनी है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो लंबे समय के प्रयोग होते हैं। इसमें प्रकृति में और तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ईंधन, बायोमास, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि शामिल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ये इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही है इसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में वर्गीकरण के साथ मिलान करें। अब ये मिलान करना है दोस्तों, विकास और प्रयोग का जो स्तर है वो हमारा वास्तविक और संभाव्य ये दोनों है। ठीक है, यानी ए का एक से होगा, यानी ए का एक से है, तो यानी कि कहीं ए का एक से तो है नहीं, तो सी ऑप्शन डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और उद्गम कहाँ हुआ है, जैव अजीब से हुआ है। वितरण कहाँ हुआ है, व्यापक और स्थानिक से हुआ है। भंडार कहाँ है, नवीनीकरण और नवीनीकरण दोनों, मतलब चारों ही ऑप्शन सेम ऐसे से मिलान हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो इसमें जो दे रखा है दोस्तों ए और बी दोनों ही सही हैं और ए का कारण बी है, तो ये ए ऑप्शन इसका ए, ये ऑप्शन ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है। वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। ये ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है, यानी कि ए, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं।
ठीक है। जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं उसे हम पुरास्थल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर के मोहरे, पीले रंग के डिजाइन के पात्र, लोहे के बने तकलियाँ, सोने के बने बर्तन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा ए और डी, पत्थर के मोहरे बनाते थे और सोने के बने बर्तन। ठीक है। अगला जो है, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों का संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो जो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये ए आएगा, ए और सी, यानी हड्डियों की संरचना भी मिली है और कंकालों के आकार भी मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रखा है आरंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित में सजाए, यानी वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों के निवास या चरक। तो इसमें दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा, सी आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चारों ही सही हैं। ठीक है। आरोही क्रम में ध्यान है, बढ़ते क्रम में, यानी पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। ये चारों ही ऑप्शन सही है ऐसे। अगला जो है हमारा, कह रहे हैं हाल के काल से शुरू होकर आरोही अवरोही क्रम में, उल्टा क्रम में हमें लिखना है कि क्या क्या चीज़ें आई पहले, यानी बाद में क्या है, फिर उसके बाद उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है। तो इसमें आएगा वेदों की रचना की शुरुआत हुई, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, फिर इनाम गांव के कृषकों का निवास हुआ, और फिर चरक। ये तो पहले वाला जो था। अब इसमें हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा हमारा, पहले लोहे के प्रयोग की बढ़ोतरी, नगर, आहा सिक्के, फिर उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिका मेडू पतन से बसना, और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो ये डी ऑप्शन आएगा। ये चारों ही हमारे अवरोही क्रम में लगे हुए हैं पहले से ही। ठीक है। कह रहा है अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्न को कौन सा कथन सही है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन ये सही है। कह रहे ये विद्यार्थियों की अवधारणा को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना, विभेद करना, अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का विस्तृत करना, ये बता रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन आएगा। पहले जो हमारा अध्ययन यानी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें तीनों ही सही है हमारी। पहले वाद विवाद या प्रेरित के लिए हम प्रेरित करते हैं, प्रोजेक्ट कार्य पे जाते हैं, विविधीकरण यानी अलग अलग अध्याय को बारे या प्रश्नों के बारे में बताते हैं, फिर सीखते हैं, फिर पहले पढ़ाई करके फिर कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या चीज़ें हमारी। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं हमारी, उसमें हम ये तीनों ही कार्य करते हैं, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा में विवरण दिया गया है। संस्थाओं प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है कि वे उसी उसी तरह कार्यान्वयन हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों में जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी आएगा। अगला जो है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया है। तो शिक्षक किस क्वेश्चन पर जोर दे रहे हैं, कारण का प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना, या परिस्थितियों में अनुमान लगाना। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, परिस्थितियों में अनुमान लगाना होगा। बाजार के विषय में परिचय का देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूलों के आसपास बाजारों के इंगित करना, या पाठ्य पुस्तक का पाठन पर और चर्चा करना, या एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आएगा, जो मानचित्र के आधार पर स्कूलों में बाजारों को
ये इंगित किया जाता है, इशारा किया जाता है। ठीक है, यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा करें। चर्चा कैसे करेंगे कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार विश्वसनीय से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जाता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता जो हम काम करते हैं उसे निर्धारित करते हैं। इसका दोस्तों सी ऑप्शन आएगा। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिकता स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना चाहिए। अपने राज्य और देश की अध्ययन करना चाहिए। भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना चाहिए। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये तीनों ही सही ऑप्शन हमारे। ठीक दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। कह रहा है ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, सी आएगा कि इसमें ये ग्लोब और प्रकाश स्रोत का जो प्रयोग हम जो शिक्षक की भूमिका में पृथ्वी का परिक्रमण, गति, दिन रात का होना, मौसमी परिवर्तन को स्पष्ट करता है और इसके माध्यम से हम इसे बता सकते हैं। ठीक है। अगला जो है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते हुए भूगोल की पाठ्यपुस्तक की किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन के साथ, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसमें हमें बताना ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपको ये खनिज संसाधन इसमें आएगा, आपका इंडस्ट्री सेक्टर आएगा, उद्योग, और सी यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस। तो हमारा सी ऑप्शन है का सही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, या विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना, और क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया। इसका सी ऑप्शन आएगा। दोस्तों, जितना वन के अंदर भ्रमण करेंगे उतने लोग अच्छे से जान पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंप घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। तो दोस्तों, जितना भी हम सावधानियाँ बरतेंगे उतना हमारा कौशल विकसित अधिगम शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है 71, कह रहा तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होगा वो मछली पकड़ने का अधिकार इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों की विशेषता की स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एक रूपता करता है। तो दोस्तों, ये विविधता का मतलब यह है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो सबसे बड़ी विशिष्टता होती है, लोगों के विशिष्टता को स्वीकार सकता है। तो ये ऑप्शन आएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें बताना है, भारत
भारत में सरकार के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया। तो ये तो सही है, स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की प्रतिनिधि को अपना मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया, ये तो ठीक है। इसमें पूछना गलत कौन सा है। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन आएगा, जो भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा स्वतंत्रता से पहले वो मतदान कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा अप्रत्यक्ष भागीदारी 1950 में पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें स्वीकार किया था हमारा, ठीक है। और भारत में अगला जो क्वेश्चन, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनाव होता है? ये हमारा 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। ये संविधान 73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रावधान से लिया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर तुरंत इलेक्शन कराए जाते हैं। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशलिटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक। दोस्तों ये इसका स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा, जिसे हम SHO बोलते हैं, ठीक है। थाना प्रभारी जो होते हैं, रैंक इंस्पेक्टर का भी इसका रैंक इंस्पेक्टर तक का होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने का न्यायिक प्राधिकार भी होता है इनको, और किसी थाने का एक इंचार्ज बनाया जाता है, ठीक है, जिसे दरोगा को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाई गई 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो इसमें है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बरकरार हिस्सेदारी का अधिकार है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णय किसे माना जाता है? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति और संसद। तो दोस्तों भारत एक स्वतंत्रता देश है, लोकतांत्रिक है, जिसमें संविधान की व्याख्या हमारी यानी कि अंतिम जो निर्णायक होता है वो न्यायपालिका ही का होता है, जुडिशरी का, ठीक है, जो कि ये दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल यानी 124 के। अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 में निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी, दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक और आदिवासी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, वो आदिवासी और दलितों को मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था, ठीक है। इसे हरिजन एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आदिवासी समूह को न्याय दिलाने के लिए किया गया था ये। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों उसे डैश कहा जाता है? गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवाद। तो दोस्तों जब भी एक राजनीतिक व्यवस्था में एक से ज़्यादा सरकार होती है तो संघवाद कहते हैं, ठीक है, जिसे फ्यूडस से बना है, जिसका अर्थ है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो जो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों, दोनों ही ये सही है हमारे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 81, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, और यह कैसे ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, यह कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाए। ये दोस्तों बी ऑप्शन आएगा इसका, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। अगला है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, जो कि हमारा इतिहास शिक्षण का केंद्र अधिगमकर्ताओं की क्रियात्मक क्षमता विकसित करता है, इसका जो बी ऑप्शन आएगा। अगला है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज
खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या विद्यालय परिसर के अधिगम, विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने का अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन आएगा, जो ए बी डी सही है, सी नहीं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते हुए उद्देश्य होना चाहिए कि अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर समानता की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों समानता का मतलब यही है कि जिसमें हम ए बी सी तीनों ही सही हैं। ठीक है। कह रहे कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए समाज विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि वह विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में की चर्चा में शामिल करे। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। इसका दोस्तों ए और सी चांस है इसका। एक मिनट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला सामाजिक विज्ञान में आकलन को ज्ञान बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने में मापन करना, अपने अधिगम की विभिन्न दैनिक परिस्थितियों को जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की अपेक्षा का मूल्यांकन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो इसका दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? भारत का संविधान नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो दोस्तों ये पेंटिंग हमारा यही ठीक है आई थिंक। या सी ए बेली द्वारा लिखित एक एन एलेस्ट्रेड ट्रेंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों इसमें यही है कि द्वितीयक स्रोत मतलब क्या है? जो किसी के द्वारा प्रकाशित या प्रकाशित संस्थानों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वो द्वितीय स्रोत कहलाते हैं। सी ए वैली द्वारा जो लिखित जो ये पुस्तक है मॉडर्न इंडिया, जो ये द्वितीय स्रोत में आती है। क्या रखा है औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित करते हैं? तो यह रुकिया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सत्यनार कृत मिनी मेकलई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवन। तो ये दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा रामा सुंदरी देवी कृत आमार जीवन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, क्या रखा है? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन संरक्षण, विकास विस्थापन, विविधता में एकता में जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। तो ये आएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आएगा, ए बी डी। अगला है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करता है। व्याख्यान को सुनना, साझा करने के लिए किए गए पर निर्भर रहता है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, चर्चाओं में न्यूनतम रखना, और पाठ्यपुस्तक के पाठन पर केंद्रित होना। इसका दो ऑप्शन आएगा दोस्तों, चुनौतीपूर्ण, बी ऑप्शन आएगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मुझे ज़रूर फॉलो करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।